अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने शेर के मुंह से पंजाब छीन लिया है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने पंजाब में अददी अक्सरियत हासिल कर ली है और नून लीग का टिकट मरियम नवाज की इलेक्शन मुहिम भी मुनखरफ होने वालों को ना बचा सकी। लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ने जब इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, फिर भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आम इंतखाबात करवाने और फतह के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि स्टिल इमरान खान साहब सेटिस्फाइड नहीं हैं? और ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद नून लीग ने बड़ी बैठक लगाई है और सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के तहादियों को फ़ोन भी गए हैं। उस हवाले से भी कुछ डिस्कशन हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या डिस्कशन हुई है और नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है, क्या डिसाइड कर रही है। और उसके साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत हार तो गई है लेकिन नवाज शरीफ का जो नजरिया है वो जीत चुका है। तो किस किस्म का नजरिया नवाज शरीफ साहब का जीता, उस पर बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ असेंबली तोड़कर भाग जाए। फवाद चौधरी साहब और शौकत तरीन साहब दोबारा इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, जबकि शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात का ऐलान इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो बात करेंगे जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं उसके बाद क्या आम इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है, और उसके साथ साथ विफाक और पंजाब में हुकूमत के बावजूद नून लीग को शिकस्त क्यों हुई, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से। मुल्की तिजारती खसारे में होशरबा इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह 33% से तजावुज़ कर चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत की बात करें तो वो इस वक्त अपनी उड़ान रोक नहीं रहा है। इस वक्त डॉलर की कीमत 216 रुपए तक जा पहुंची है, तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है नाज़रीन। उसके साथ साथ कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक एक्सचेंज में 700 पॉइंट्स से ज़ायद की कमी देखने में आई है। तो इस वक्त जो IMF का नया मुतालबा पाकिस्तान के सामने आया वो ये आया कि जो तरजीही निकात है उन पर अमल किया जाए। इन तमाम इश्यूज़ पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ के पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। इसी हवाले से हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब ने, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी साहब। अनवर रज़ा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करूँगी, कहिएगा मतलब बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी नून लीग की कि हम इतने बड़े मार्जिन से हार जाएंगे। वो ये सोचकर बैठे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हो चुका है नून लीग को। तो ये एक्सपेक्टेशन सारी एकदम उलट हो गई, सेटबैक बहुत बड़ा देखने में। ये हुआ क्या है इंतखाबात में? मारिया देखिए, इसके कई वजूहात हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं, सबसे पहले इसकी बड़ी वजह जो है वो महंगाई और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा था और उसका रद्द-ए-अमल आया। दूसरी इसकी वजह जो थी वो थी मुनहरिफ अरकान को जो आप लोगों ने टिकट दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ये एक बुनियादी वजह थी। और तीसरी वजह इसकी ये थी कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना जो उनका बयानिया था उसमें वो कामयाब हुए और उन्होंने लोगों को निकाला। टर्न आउट बहुत अच्छा रहा जिसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। चौथी बात, इलेक्शन डे वाले दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला विंग था उन्होंने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर अपने अपने वकला को बिठाया हुआ था। पोलिंग एजेंट्स की ज़्यादातर तादाद वकला की थी ताकि आप टेक्निकली कोई धांधली ना कर सके। और इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट्स थे पढ़े लिखे लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो लोग थे कि जो पुलिस के सामने खड़े होने वाले नौजवान थे। ये भी वजह थी। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, मैंने आपको बताया, महंगाई, बेरोज़गारी। हम अपने पहले शोज़ में ये बात करते चले आए थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस तरह के मुश्किल फैसलों से जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें डेफिनेटली डंड पड़ेगा। पंजाब में नून लीग ने रिलीफ देने की कोशिश की बट वो फिर भी नाकाम हुई। उस हवाले से इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि प्री पोल रैगिंग हो रही है। देखिए, ये वाकई प्री पोल रैगिंग के ज़ुमरे में आता है कि जब आपने कहा कि 100 यूनिट जो हैं वो गरीब ख़ानदानों को मुफ्त दिए जाएंगे। एक बात फिर आपको अगर याद हो, हमने एक स्टोरी दी थी कि जब 15 के रोज़ 15 जुलाई को
पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में कमी की जाएगी। फिर वो कमी भी क्या थी, 18 रुपये आपने कम किए, उसको तो आवाम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमने ये बात पहले भी की थी। फिर 40 रुपये जो डीजल की कीमत कम की गई थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आप ट्रांसपोर्टर्स के हाथों ब्लैकमेल हुए थे, इसलिए 40 रुपये जो डीजल था वो कम किया गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि हम जो पेट्रोलियम प्राइसेस की आलमी मार्केट में कमी हुई है उसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इसके रिजल्ट मुख्तलिफ होते। हाँ, अलबत्ता ये काफ़ी शॉकिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए। आपको अगर याद हो मारिया, हमने एक रिपोर्ट दी थी कि खबर थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तहकम है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा कि उन्होंने वज़रा को रिज़ाइन भी करवाया, लेकिन वो रिज़ाइन भी वज़रा का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काम नहीं आया, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, इसके साथ साथ अगर देखें पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा, और अगर आप देखें फिर मुनहरिफ अरकान को वोट देने, वो आप टिकट देने की वजह से इमरान खान का जो बयानिया था कि लोग जो मुनहरिफ अरकान है, नहीं, वो भी तो पूरी करनी थी ना। देखिए ये सियासी मजबूरी थी मारिया, फिर उसका आपको प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना, वो सो आपने की भी। लेकिन अगर मैं इसका पॉजिटिव पहलू देखूं तो वो भी हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुश्किल फैसले किए। ये उन्हें भी मालूम था कि पंजाब में उनके साथ ये होगा, लेकिन उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था कि 20 नशिस्तों में थे इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी नशिस्तें ले जाएगी और 4 सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। सो उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए। एक बात, दूसरा, अब भी इत्तेहादियों के अगर आपको याद हो गिले शिकवे थे इनके साथ और उनको भी इन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर जब जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो इनको फिर नुकसान आपकी होगा। आला ज़र्फ़ी है कि आपने इस हार में पॉजिटिव पॉइंट जो है वो निकाल लिया। अतर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा नून लीग का टिकट, मरियम नवाज की इलेक्शन मुहिम, और कहते हैं मरियम नवाज बहुत ह्यूज लेवल पर क्राउड को जो है वो पुल कर सकती हैं। इस सब के बावजूद मुनहरिफ अरकान जो है वो सीट्स ना ले सके और इलेक्शन हार गई नून लीग। हुआ क्या है पंजाब में? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि इलेक्शन हारे हैं, इलेक्शन सिर्फ नून लीग नहीं हारी, इलेक्शन ये सब लोग हारे हैं। जितने भी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही थी ये सब मुकाबला कर रहे थे, तो ये सब लोग हारे हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग वाले और हुकूमत कह रही है कि मुश्किल हमने फैसले किए। आप यकीन कीजिए कि ये पेट्रोल सस्ता भी कर देते ना तो इन्होंने फिर भी इसी तरह हारना था। ये पहले ही जितने गैर मकबूल थे ये अभी भी उतने ही गैर मकबूल हैं। इनको सियासी शेर बनाया गया मीडिया के ऊपर, जिन लोगों ने तज्जिए किए। अभी कुछ दिन पहले ही आप देख लें ना, आप एक दिन पहले की देख लें, लोग इनको 16-16 सीटें दे रहे थे। लोग कह रहे थे ये 18 सीटें जीत जाएंगे। 3 सीटें वो पीटीआई को खिरात में दी जा रही थी और बड़े बड़े सीनियर लोग ये कर रहे थे। तो ये उतने ही गैर मकबूल हैं जितने ये हुकूमत में आने से पहले गैर मकबूल थे। और ये इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब तक इमरान खान का मुतबादल ये लोग होंगे, क्या कोई मान सकता है कि इमरान खान को उतार के शहबाज शरीफ आएंगे और वो मुल्क के मसाइल हल कर देंगे? किसी भी शख्स के अंदर थोड़ी सी भी सियासी सोच समझ हो तो वो समझ सकता है कि इन लोगों की तो पहले हुकूमतें हैं। बिलावल तो 14 साल से हुकूमत के अंदर है सिंध के अंदर, उसने कौन सी वहां पे इंप्रूवमेंट कर दी कि वो यहाँ पे आके इंप्रूवमेंट कर देगा? तो मेरे ख्याल में इनकी वजह से ये बिल्कुल वाज़ेह था। और जो लोग भी ग्राउंड के ऊपर चीजों को देख रहे थे उनको पता था कि पीटीआई इनको शिकस्त देगी और वही फिर नतीजा निकला। और दूसरी वो चीज भी हमने देखी कि एक बार बार जिक्र यहाँ पे होता था जी मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई। अब पता चल गया है कि पहले साजिश होती है और फिर मुदाखलत होती है। इसलिए कि खान साहब के खिलाफ साजिश हुई, फिर अवाम ने मुदाखलत की और जो मुदाखलत उन्होंने की वो अब आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में अब ये भी एक चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, इस वक्त अगर मैं अतर साहब की बात को समाप्त करूं तो वो यही कह रहे हैं कि जो ऑप्शन है इमरान खान साहब के अलावा, वो अगर ये हैं तो फिर जो सियासी सोच समझ रखने वाले लोग हैं वो इसको खुद ही समझ जाएंगे। अनवर साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, इंतखाबात में हारने के बाद वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को फ़ोन किए हैं, क्या डिस्कशन हुआ है, क्या डिसाइड हुआ है, क्या जो है वो असम्बली तोड़ने पर गौर किया जा रहा है, नए इंतखाबात हो रहे हैं या कुछ और डिस्कशन हुई है? आज नवाज शरीफ ने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया है। और जो पंजाब में बदतरीन शिकस्त है, मैं इसे बदतरीन शिकस्त ही कहूँगा, क्योंकि जब हुक्मरान जमा होती है तो और आप इक़्तिदार में होते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा भी होता है ज़मीनी इंतखाबात में। तो इस शिकस्त की वजह से खासे
जो परेशान हैं, तीनों जो एल्डर्स हैं, और उन्होंने कहा है कि इस शिकस्त के हवाले से जो हमें चीज़ें हैं उन पर गौर करने की ज़रूरत है, और अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी डिस्कस हुआ है। लेकिन आज आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो साफ कह दिया कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो जाती उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे। और आसिफ अली जरदारी की तरफ से ये बयान आना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो ठीक है कि अभी तक हुकूमत भी मजीद है कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ शायद नहीं जाना चाहते, जो आज का जरदारी साहब का स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान की बात करें तो अब इमरान खान मजीद उनमें एनर्जी आ गई है। ज़ाहिर है उन्होंने पंजाब को स्वीप किया है और अब उनकी पोजीशन वहाँ पर बड़ी मुस्तहकम हो गई है। और उसके बाद अब डेफिनेटली वो जो उनका मुतालबा था वो जोर पकड़ता जाएगा कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए आपको। अब ये इत्तेहादी और शहबाज शरीफ इन सब लोगों को सोचना है कि इन्होंने अब इस जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस आ चुका है, मैं समझता हूं कि उसको उसमें से कैसे निकलना है। देखिए अर्ली इलेक्शन ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि यही एक वाहिद हल है, और कुछ हद तक उनका ये बयानिया दुरुस्त भी साबित हुआ है पंजाब के इंतखाबात के बाद। और इससे पहले अगर आपने देखें तो पोजीशन विन विन सिचुएशन थी। सब लोगों का ये बात दुरुस्त है कि यही तजिया था कि शायद 12 के करीब सीटें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले जाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि ज़ाहिर उनकी सीटें लाहौर बड़ा सेटबैक था। और ये देखिए अगर आपने मरीम नवाज की भी बात की, क्राउड पुल कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। जो इंतखाबात होते हैं, वोटिंग डे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोटिंग से पहले इमरान खान का जो बयान था उन्होंने शोर मचाया हुआ था, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये बिल्कुल धांधली कर रहा है, उन्होंने शोर मचा के एक बयानिया अपना डेवलप कर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ये चोर हैं। फिर उन्होंने कहा ये महंगाई मैं होता तो शायद इतनी ना होती, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ना होती। उन्होंने तकवीयत दी अपनी इस तमाम सूरत हाल को, और उसमें कामयाब हुए। और उस कामयाबी को आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं। अब ये बड़े परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें पंजाब को कैसे टैकल करना है। देखिए वारिया, पंजाब बड़ा सूबा है और जिसके पास पंजाब होता है वफाक भी उसके पास होता है। अब अगर पंजाब इमरान खान के पास जाता है, परवेज इलाही वहाँ पर सीएम होते हैं, और आपको पता है परवेज इलाही डिलीवर करने वाली शख्सियत है। फेडरल में क्या सूरत है? फेडरल में तो पहले ही बड़ी परेशानी है। इत्तेहादियों की जो हुकूमत होती है वो बड़ी कमजोर हुकूमत होती है, उसमें आपको हर मौके पर ब्लैकमेल होना होता है। ठीक है, अब आप देखिए एक और बात मैं करना चाहूंगा, कितना स्मार्ट मूव किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो किया मुस्लिम लीग नून के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट भी ना कर सकी, जो इमरान खान भी 4.25 बरस ना कर सका। 60 दिनों में उन्होंने वो कर दिया, दीवार के साथ लगा दिया। और खुद अभी फिर भी यही कह रहे हैं कि जब तक इस्लाहात नहीं होंगे तब तक हम आगे मूव नहीं करेंगे। तो वो अभी भी इंतखाबात के लिए रेडी नहीं है। अदर साहब, अभी अनवर साहब ने एक बात की कि इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो वो बार बार इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे थे। उनका ये नैरेटिव बिका भी, लेकिन अतर साहब वो अभी भी ये बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने यही मुतालबा किया है, आज भी वो यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। इन्होंने धांधली कोशिश की है, जीत के बाद भी इस किस्म का बयान क्या समझते हैं आप? देखिए, इलेक्शन डे और इलेक्शन डे से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम मिसाल यहाँ पे दे सकते हैं, जिनको देख के ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मशकूक है एट बेस्ट। आप एक तरफ तो आप वर्स उस पर इल्जाम लगा सकते हैं कि वो जानिबदार हैं, लेकिन अगर वो जानिबदार नहीं भी हैं तो वो मशकूक जरूर हैं। मशकूक इस तरह है कि आप मखसूस नशिस्तों के हवाले से देख लें, आप दीगर मामलात के हवाले से देख लें, वोटरिंग लिस्ट के हवाले से देख लें, तो लगता ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से नहीं निभाता रहा। तो यही वजह है कि पीटीआई कहती है कि इनका किरदार हमें जानिबदार लगता है। और खान साहब ने आज भी जिक्र किया कि 8 ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जब पीटीआई गई इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन ने इनको रिलीफ नहीं दिया। फिर जब वो अदालत में गए तो अदालत ने ओवर रूल किया, जो ये वाजे करता है कि ये कोई इक्का दुक्का या कोई इसे कह सकते हैं कि आइसोलेशन में वाकयात नहीं है, ये एक पैटर्न है और इलेक्शन कमीशन जान के पीटीआई को टारगेट करता है। अब मसला ये है कि जो ये कल के भी इंतखाबात थे, इसमें अगर कोई ये कह रहा है कि ये साफ और शफाफ थे, तो ये कतन साफ और शफाफ नहीं थे। केपीके से जो आपकी कौमी क़यादत थी, जो आपकी नेशनल लेवल की क़यादत है, उसको पंजाब में नहीं आने दिया गया। पुलिस जो कुछ करती रही वो भी आपके सामने है, मेरे भी सामने है। उसके अलावा दीगर जो पहले कार्रवाइयां हुई वो भी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में ये कतन कोई साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, लेकिन जिस किस्म की तैयारी की हुई थी पीटीआई ने और जिस तरीके से वो विजिलेंट थे, अब जो बड़ा एक फैक्टर है कि जो इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन के अंदर गैप खत्म हो गया। पहले ये होता था कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोट पड़े, वहां से पर्ची चलेगी, जब वो कहीं और तक पहुंचेगी तो बीच में गड़बड़ हो जाती थी। अब वो किसी रिमोट से रिमोट इलाके के अंदर भी वहीं से वो फोटो खींचते हैं
और व्हाट्सएप कर देता है पोलिंग एजेंट, तो वो जो इंफॉर्मेशन का गैप खत्म हुआ है उसकी वजह से अब धांधली करने में इतनी आसानी नहीं होती। लेकिन फिर भी जाली वोट पड़े और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और पूरा जोर लगाया, उसके बावजूद बड़े पैमाने के ऊपर टर्न आउट हुआ, जिसकी वजह से पीटीआई ने ये फिर उनको, जिसे आप कह सकते हैं, बेनिफिट। बहरहाल इस बार का जो टर्न आउट था वो भी काफी ज्यादा रहा, जिसकी वजह से हमें जो है वो इस बार के इलेक्शंस काफी एग्रेसिव भी नजर आए। ब्रेक का टाइम है नाजरीन। जावेद लतीफ साहब अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या अब नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा, और वो क्या कह रहे हैं ब्रेक के बाद, वो आपको सुनवाते भी हैं और आप उस पर डिस्कशन भी करेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िमनी इंतखाबात में हार के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ गुस्से भरी बातें की हैं, लेकिन बड़ी मानी खेज बातें थी। वो क्या फरमा रहे हैं जरा ये देखिए। कि जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। अतर साहब, ये किसके दबाव में आते थे और इतना मतलब डर गए कि दूसरों के फैसलों पे चलने लगे? कोई ना कोई बयानिया बनाना है, तो अब ये दोबारा इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो बता रहे हैं कि हमें किसी का डर नहीं है और हम अपने फैसले बड़ी आजादी से करते हैं। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया वो पूरी कौम ने देखा। पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने किन के साथ मिल के इक्तदार संभाला, और इक्तदार इन्होंने कोई मजबूरी में नहीं संभाला कि बार बार क्या कहते हैं कि रियासत बचानी थी, बार बार कहते हैं कि मईशत बचानी थी। तो मईशत बचानी होती तो जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया था और इनके बकौल वो जो सब्सिडी थी पेट्रोल के ऊपर वो ज़हर कातिल था पाकिस्तान की मईशत के लिए, तो उसी रात को वो नोटिफिकेशन जारी करते। इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, सबसे पहले ECL से अपने नाम निकाले, उसके बाद EVM के हवाले से इन्होंने कानून साजी की, उसके बाद इन्होंने अपने करप्शन के जो मुकदमात हैं उसमें जो इन्होंने पेशरफ्त हो रही थी उसको रोका, नैब लॉज में तरमीम की। तो जनाब ये आए इसलिए थे कि ये जिनसे NRO मांग रहे थे उन्होंने इनको कहा कि जनाब ये आप हमारे हाथ देखें, इतना बड़ा NRO हम नहीं दे सकते आपको, आप खुद तशरीफ ले आए और खुद अपने आप को दे लें। तो ये आए और इन्होंने पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा NRO अपने आप को दिया, और अब जो है ये एकदम से सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको भी पता है कि इनकी सियासत भी खत्म हो जाती है और इनका बाकी जो दौलत है वो भी खतरे में पड़ चुकी थी, तो इस वजह से ये इक़्तिदार में आए थे। बाकी जावेद लतीफ साहब जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि वो जमात के अंदर उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक डेमोक्रेटिक तो फिर ये समझते हैं कि मज़ाहमती सियासत फायदे में रहती है, ठीक रहती है? देखिए, मुज़ाहमती सियासत वो कर सकता है जिसके अपने स्केलेटन्स कोई ना हो। आप चपरासियों के अकाउंट में अरबों रुपए मंगवा रहे हो और फिर आप मुज़ाहमती सियासत करें, तो ऐसे तो नहीं होता ना। आप मुज़ाहमती सियासत करने के लिए आपको मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। अगर आपको पूरे पाकिस्तान में बाप बेटे के अलावा कोई और शख्स नजर ना आए, आपको 80-80 साल के बुजुर्ग जो हैं वो बिलावल साहब के पीछे हाथ बांध के खड़े हों, तो वो उनमें मुजामत उन्होंने क्या करनी है? मतलब इन जमातों के अंदर कौन है ऐसा जो मुजामत करेगा? जब रजा रुबानी और फरतुल्लाह बाबर जैसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात बिलावल के पीछे खड़ी हो जाती हैं, क्या आप किसी को मानेंगे? किसी नशरियाती इदारे में, किसी न्यूज पेपर में एक जो रिपोर्टर है जो अभी ग्रेजुएशन करके आया है, क्योंकि वो किसी एडिटर का बेटा है लिहाजा उसको इसका एडिटर बना दो, मुदीर बना दो, कोई भी मानेगा उसको? नहीं। तो ये जो तौजियात पेश करते हैं कि जनाब वो फलाने के बड़ी उनकी ट्रेनिंग है, तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने मुजामत करनी होती तो ये मरियम नवाज के खिलाफ मुजामत करते, ये बिलावल के खिलाफ मुजामत करते, उनके पीछे तो हाथ बांध के खड़े होते। तो मुजामत वाला खमीर ही नहीं है इन्होंने। इन्होंने ये सियासत करनी है, यही मीठी मीठी और किस किस्म की, यही करते रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो जावेद लतीफ साहब नाजरीन नवाज शरीफ के हवाले से भी कुछ कह रहे हैं, वो क्या कह, जरा आप ये सुनिए। जमात छोटी चीज है, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, आना चाहिए कि बंद कमरों में किए हुए फैसले जो हैं, अगर कोई कहता है जिसका कोई वो जवाब नहीं दे सकता।
अनवर साहब, काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाह रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाना चाह रही है, लेकिन फाइनली उनके अपने पार्टी रहनुमा ने यह कह दिया है कि उनको आना चाहिए, उनको आना पड़ेगा। कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए, जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू के हवाले से मैं बात करूँगा। एक तो पार्टी के अंदर जो उनकी पोजीशन है वो बड़ी मशकूक है, ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जो पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, उनका तासुर जो है उनके बारे में दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। एक बात, दूसरा, उन्हें अपनी गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट से ये शिकवा किया है कि आपके कहने पे हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हमने हुकूमत तो बना ली, शायद आपने हमारी उस तरह मदद नहीं की जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस तरह शायद उन्होंने भी नाम नहीं लिया। उन्होंने शिकवा ज़रूर किया है कि आपके कहने की वजह से मुल्क को क्राइसिस से निकालने की वजह से हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं अब। और तीसरी उनकी ये डिमांड थी, शायद मेरे साथ तो नहीं हो सकती ना आपके साथ, ये उन्हीं के साथ ही डिमांड, उन्हीं को मुतालबा किया गया कि आपको नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए और नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, क्योंकि अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। ये तो आपने ज़मीनी इंतखाबात में देख लिया, क्योंकि मरियम ने, हमज़ा ने, शहबाज शरीफ साहब, जितनी इनकी लीडरशिप थी उन्होंने जलसे किए, वो हलकों में गए और नतीजा क्या है वो आपके सामने है। तो जावेद लतीफ़ साहब एक्चुअली वो भी उधर ही देख रहे हैं जिधर इमरान खान साहब जिनकी तरफ देख रहे थे और जिनकी तरफ वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये बात की थी इससे पहले कि हमें चीज़ों को अब बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मुमकिन है, ये मेरी राय है, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इंटरनेशनल साजिश हो, और ये साजिश का हिस्सा ही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो दस्तो गिरेबां हों, आपके इदारों को मुलायन किया जाए और उनका जो एजेंडा है वो उसको किसी न किसी तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अब इस सूरत हाल में हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पूरी कौम को एक पेज पर आने की ज़रूरत है, इवन इदारों को भी। हमें अपनी जो लड़ाई है उसको इस वक्त एक तरफ रखना होगा और हमें मुल्क की बका के लिए सख्त से सख्त फैसले करने होंगे और इत्तेहाद और इत्तफाक कायम करना होगा। अतर साहब, थोड़ा क्विकली कहिएगा कि जिस तरह भी अनवर साहब ने कहा है कि आगे जाकर हमें एक पेज पर होना पड़ेगा, इदारों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्या समझते हैं फ्यूचर में अब क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें जो मियां साहब कहते थे और दूसरी पार्टीज कहती थी, अब उसमें कुछ चीजें इमरान खान साहब भी कहते हैं। अब ये तो सियासतदानों ने फैसला करना है, इदारों के ऊपर ये ब्लेम फौरन डाल देते हैं, लेकिन ये भाग भाग के जो है इदारों की तरफ ही जाते हैं। अगर जावेद लतीफ साहब ने भी आज तकरीर की या कोई सख्त बातें की तो उसमें भी इदारों की तरफ इशारे हर कोई उस तरफ करता है। भाई, वो आपको जबरदस्ती बुलाते हैं, आप मत जाएं। इमरान खान ने भी तो की है ना इदारों के खिलाफ, उसने की है, वो खड़ा हुआ है, बातें भी की हैं, उनकी मुखालफत भी की है, पाकिस्तान के अंदर बैठ के की और रिजल्ट भी आपके सामने। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग खुद उस तरह की सियासत करना नहीं चाहते। आप लोगों को ये सिस्टम सूट करता है जहां पे ईवीएम भी ना आए, जहां पे पहले नून लीग भी करती रही। जी, नून लीग जो करती थी वो मियां साहब जब तक पाकिस्तान के अंदर रहे तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तब तक तो उनकी माशाल्लाह सेहत ही जो ऐसी थी कि वो इस चीज की इजाजत ही नहीं देती थी। जो ही वो लंदन पहुंचे तो फिर उनको पता चला कि ये तो कौमी मुजरिम कोई और है, फिर उनको पता चला कि किसने जवाब देना है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ना उनको सवाल याद आया, ना किसी से कोई जवाब किसी का उनको याद आया। तो मेरे ख्याल में अगर वो इसी तरह की सियासत पाकिस्तान के अंदर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जितना भी हमारी जो रियासत है, रियासत को तो सबने मिलकर चलाना है ना। आप अगर कोई ऐसा असूली मौकिफ लेंगे जिससे मुल्क का फायदा है, कौम का फायदा है, तो कौम आपके पीछे खड़ी होगी और कोई इदारा आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। इस वक्त जरूरत यही है, वक्त की जरूरत यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इदारों को ऑन पेज होने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान के मफाद में बेहतर है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद आप बात करेंगे सबसे बड़ा चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज के बाद आता है इकोनॉमी का चैलेंज। सो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा चैलेंज से घिरी हुई है। ब्रेक के बाद इन चैलेंजेस बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जहां पर पॉलिटिकल
हम अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं, वहीं पर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर की कीमत की अगर हम बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर आज 216 रुपए तक जा पहुंचा है, और महंगाई की बात करें, महंगाई की शरह में जो है वो 33% से भी तजावुज़ करती हुई नजर आ रही है। हफ्ते के जो आज कारोबारी हफ्ते का आगाज हुआ उसमें हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में 700 पॉइंट से जायद की कमी देखने में मिली। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ इकोनॉमी की सिचुएशन हम देख रहे हैं बहुत ख़राब है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माशी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब IMF से लोन आएगा और कुछ दोस्त ममालिक आपको लोन देंगे, कुछ हम स्टेबिलिटी देखेंगे, डॉलर की कदर में जो है वो रुपए की कदर में इजाफा होगा, डॉलर की कीमत कम होगी, लेकिन इस वक्त हम जो सिचुएशन देख रहे हैं वो तो उल्टी नजर आ रही है। डॉलर तो उल्टा बढ़ता जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मसला सिर्फ ये है कि एक तो मुल्क में सख्त सियासी बेयकीनी की कैफियत है। कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, और माशी पॉलिसियों का भी कुछ पता नहीं है, कौन आता है कौन जाता है, अमेरिका क्या चाहता है, IMF क्या चाहता है, हमें नहीं पता। इमरान खान साहब जाते जाते स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे गए, और स्टेट बैंक जो है वो रुपए की कदर को कंट्रोल करता है। अब शायद वजारत खजाना को भी नहीं पता कि IMF ने और स्टेट बैंक ने क्या मामला तय किए हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है, और माजी में इससे ज्यादा संगीन हालात पेश आए थे, और स्टेट बैंक और हुकूमत ने मिलकर रुपए की कदर को गिरने से रोकने के बाद रुपए की कदर को बेहतर बनाया था। माजी में इससे संगीन हालात थे जब हुकूमत ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर गिरते हुए रिजर्व्स को रोका था। देखिए, इतना बड़ा मुल्क है, क्या हमें 5, 7, 10 अरब डॉलर हम 12% पर, 13% पर, 11% पर नहीं ला सकते थे क्या? देखिए, कोई छोटी मामूली बात है ना। इस वक्त दुनिया में 4% पर डॉलर का रेट है, आप 12% पर 7-8 अरब डॉलर ले आते, अपने रिजर्व बेहतर बना लेते। जैसे ही रिजर्व बेहतर बनते तो रुपए की कदर गिरनी बंद हो जाती, फिर आप IMF के पास जाते मजबूत पोजीशन में, लेकिन ये सोच के कि हमारे पास बहस की गुंजाइश नहीं है, मईशत तबाहाल है, तो जब आपने उनसे हर हालत में कर्जे लेना ही है, सिर झुकाना ही है, तो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद झुकाने के बाद पहले दिन झुका दें। तो इनको पहले रिजर्व बढ़ाने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं बढ़ाए। स्टेट बैंक ने कोशिश ही नहीं की, वो खुद मुख्तार है, और शायद हुकूमत डरती रही कि हम बढ़ाने की कोशिश करें तो IMF ये ना कि आप स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी में मुदाखलत कर रहे हैं। एक अजीब सी कैफियत है, ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे मुल्क के साथ। फिर जब आप IMF के पास गए तो इनको ये सोच के जाना चाहिए था कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, यानी आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, जो वो कहें वो करना थे। तो जब आपको मानना ही था तो क्या जरूरत थी मई से अब तक आप इतना लंबा उसको खींचते, रुपए की कदर को गिराया। मुझे याद है 24 अप्रैल को हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं वो वाशिंगटन में उन्होंने कहा था कि जी मई में हमारा मामला तय हो जाएंगे। तो मई में तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर 10 जून को आपने बजट दिया, पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ, खुद इन्होंने मान लिया कि जी वो बजट जो था वो IMF के साथ जो मामला तय हुए थे उसके खिलाफ था। अब हम पूछ सकते हैं कि जी जब आपने IMF से मामला तय किए थे और IMF एक नुक्ते पर गौर कर रहा था, तो आपने बजट उनके खिलाफ क्यों दिया? तो क्या कहीं और से भी आपको अहकामात आ रहे थे? कोई न्यू ग्रेट गेम का तो अमेरिका का खेल नहीं था कि ये कि पाकिस्तान की मईशत को गैर मुस्तहकम किया जाए, सियासत यानी जो माशी बुहरान है उसको सियासी बुहरान में कन्वर्ट कर दें, जो हो गया। तो ये जो एक न्यू ग्रेट गेम का गेम चल रहा था, मुझे याद है कि बिल्कुल यही सूरत हाल 2009 में हुई थी, 2008 में। उस वक्त फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, तो हमने ये देखा था उसके साथ अफरात-ए-ज़र 17% पर आ गया था और GDP ग्रोथ रेट 5% से 0.4 पर आ गया। आज फिर वही हुआ कि 14 साल के बाद आप फिर वहीं आ गए कि जनाब आपका 12% आपका अफरात-ए-ज़र था, वो 21.3 पे आ गया, ग्रोथ रेट आपकी गिर गई। तो ये खेल सफ़र हुआ है 14 साल का जो आपने तय किया है। इसमें बैरूनी अशराफिया भी शामिल है, हमारी अशराफिया भी शामिल है, हमारे सियासतदान भी शामिल है, हमारे इदारे भी शामिल है। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि जैसे मैंने पहले भी बात की कि एक्सपेक्टेशंस थी कि जब कर्जा देगा IMF तो थिंग्स विल चेंज, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और फिर ये भी कहा जा रहा था जैसे ही IMF लोन देगा हमारे पास इंस्टेंट लोन आएगा और हम चीज़ों को जो है वो रिवाइव करेंगे और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन वो अब कहा यह जा रहा है कि 6 हफ्तों के अंदर पैसे जो है वो दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ अब कर्जा देने से पहले ही IMF ये मुतालबा कर रहा है कि जो उनके प्रेफरेंस पॉइंट्स हैं जब तक उन पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक कर्जा नहीं दिया जाएगा। तो उस पर गौर किया जाए। नहीं, देखिए ये तो बात आपकी बिल्कुल वाज़ेह है।
IMF ने अपने अल्फाज तो अपने चबाए नहीं हैं। उनका कहना यह है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, हमारी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ दिया था। तो वो कहते हैं आप तो रिटन मुआहिदा तोड़ देते हैं, तो हमें आपकी बात पे एतबार नहीं है, हमें आपकी तकरीरों पे भी एतबार नहीं है, हुकूमत की गारंटी पे भी एतबार नहीं। आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर आ जाएं, पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल और फिर उस पर अमल दरामद शुरू कर दें, तब हम गौर करेंगे। जब एक तो ये पोजीशन आ गई कि उनका कोई ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, दूसरी बात ये थी उनको कोई जल्दी नहीं है। हम हमारे रुपए गिर रहे हैं ना, हमारी हालत है ना। IMF अगर चाहता तो जब स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद सर्कुलेशन से 2-3 रोज में वो कर सकते थे, उनको कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगस्त में देखेंगे आपको। तो वो भी तो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हुकूमत आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है, IMF हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस्तेमाली ताकतें एक और खेल कर रही हैं। तो ये हमने खुद अपने आप को इस पोजीशन में डाला है, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्या मुश्किल था। 10-12 ये तमाम टेक्निकल चीज़ें डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं आम आवाम को तो उनको इतनी समझ नहीं आती IMF से क्या मुआहिदा हुआ, किसने तोड़ा, किसने किया। उनको गर्ज होता है कि इस वक्त जो महंगाई है वो कितनी है, कितनी कम हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है और कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, महंगी हुई है। महंगाई की शरह की बात करें उसमें इजाफा होता हम देख रहे हैं, 33% से तजावुज़ करती जा रही है। तो फिर ये तमाम मामलात तो कैसे कैटर किया जाएगा अगर कर्जा टाइम पर भी नहीं होगा, शर्तें स्ट्रॉन्ग होंगी, कंडीशंस लगाई जाएंगी, तो फिर तो आम आवाम तक हम रिलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। नहीं, तो आवाम को रिलीफ दिलाना किसकी तरजीह शामिल है, पहले तो आप ये देख लीजिए, कौन चाहता है आवाम को रिलीफ देना। मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, अभी आपने एक बात की कि आवाम ये चाहते हैं जी महंगाई, मगर आवाम की कहीं ना कहीं तो कोई जिम्मेदारी है। अब मिसाल के तौर पर जिस वक्त हमारे वजीर खजाना ने ये कहा कि अगर हम पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएं तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब खुदा के गजब से डरना चाहिए। कोई आपने सुना है कि अपने घर के मुतालिक चाहे इस किस्म की बातें आप करें, या पाकिस्तान 5वीं कोई जोहरी ताकत है, कोई खेल तमाशा तो नहीं है। 5वां बड़ा मुल्क है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चीन यहाँ $60 अरब की सरमायाकारी कर रही है, अमेरिका को से दिलचस्पी है, अफगानिस्तान में दुनिया को हमारी मदद की जरूरत है। कोई खेल तमाशा तो नहीं है कि आप पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो हमने तो खुद पहले अपने बयान से इस पोजीशन में लेकर आ गए, जो कि नहीं कहना चाहिए था। अगर खुदा ना, ये बात अभी डॉक्टर साहब पहले भी की थी कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जो डिफॉल्ट कर जाएगा या करने वाला, आपने पहले भी कहा था कि डिफॉल्ट नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये 50 साल से पाकिस्तान में कहानी दोहराई जा रही है कि डिफॉल्ट नहीं होगा। डिफॉल्ट भाई क्यों डिफॉल्ट होगा, ऐसी क्या बात होगी। मैंने जैसे आपसे कहा कि इतना बड़ा मुल्क किसी फॉरेन बैंक से बात करती है कि यार आपके पास, जैसे चाइना को आप ले लीजिए, चाइना के पास $3000 अरब के डिपॉजिट है। हम उनको ये कहते हैं कि जी आपको दुनिया में 2-3% मिल रहा है, हम आपको 12% देते हैं, हमें 2 महीने के लिए पैसा दे दें, हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, हम स्टेट बैंक अमेरिका से बात करेंगे, IMF से बात करेंगे, और जब IMF से कर्जा मिल जाएगा आपका पैसा वापस कर देंगे। तो बड़ी मामूली बात है, ये बिल्कुल मामूली बात, ये कोई छोटा मुल्क नहीं। हमने अपने मुल्क को खुद गिराया है, जो कुछ किया है सियासत को के ताबे कर दिया, मईशत को, और तमाम पार्टियां अपना अपना खेल कर रही हैं। अब आपने महंगाई, ठीक है, तो अब सोल्यूशन क्या है? अगर हम तजारती खसारे की बात करें उसमें इजाफा हो रहा है और लेफ्ट राइट जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं जो इकोनॉमी से लिंक्ड हैं वो हम महंगी होती हुई देख रहे हैं, तो अब क्या ऐसे इकदाम हैं जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को और वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके लिए बेहतरी की तरफ उसका सबब बनेंगे? देखिए, बात तो आपने खुद ही अभी अपने बात को, आपने सारी बात खुद ही कह दी है। अगर उसी पर गौर कर, अभी आप तजारती खसारे की बात करें, क्या वाकई हम परेशान हैं? मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जून तक हमने $2 अरब के मोबाइल जो है वो इम्पोर्ट किए हैं। मुझे आप बताइए, किसी मुल्क में किसी गरीब आदमी के घर खाने को लाले पड़ रहे हों और वो जाके जो है ना वो दावतें करें लोगों की, तो लोग हंसेंगे नहीं? आप मुझे बताइए कि अगर इस साल जब आपका तजारती खसारा जो था वो कोई $48 अरब चला गया, और आपको पता है कि ये पिछले साल से कोई $17 अरब ज़्यादा था, आपकी जो इम्पोर्ट इस साल की है वो पिछले साल से $24 अरब ज़्यादा थी। तो ये $24 अरब तो आपने यहाँ उठा के फेंक दिए, और अब आप $1 अरब के लिए IMF के पास जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यही हुकूमत जवाब दे दे कि ये $2 अरब का इम्पोर्ट क्यों हुआ है मोबाइल्स का, क्या नहीं रोका? कि अगर ये मोबाइल नहीं आते तो क्या हमारे कोई मुल्क में प्रॉब्लम आ जाती? तो बात ये, हम सीरियस नहीं है, हम संजीदा नहीं है। हम ये चाहते हैं बस कर्जा मिल जाए, अमेरिका की जो है हमें जो है वो मिल जाए सपोर्ट, लेकिन हम संजीदा नहीं है महंगाई कम करने में। इसलिए कि महंगाई का मसला ये है कि अब मिसाल के तौर पर ये कहा जिस वक्त हमारे वजीर खजाना ने, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि महंगाई जो है वो पेट्रोल बढ़ाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसके अलावा भी रास्ता था आपके पास कि आप जो चोरी के असासे हैं उन पर टैक्स ले लें। ठीक है, पॉइंट टेकन। आप यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके लिए